नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस एपिसोड नंबर 2। आप सबको पता है कि हम अलग अलग एपिसोड के माध्यम से वेल्थ क्रिएशन जर्नी ये सब्जेक्ट आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन जर्नी ये काफी एलेबोरेटिव सब्जेक्ट है। वो एक साथ लेंगे तो शायद हमें उतना समय हम दे नहीं पाएंगे। इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक में उसको अलग अलग एपिसोड के माध्यम से हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आज का ये समय है एपिसोड 2 के बारे में। हम आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिकली ये समझने वाले हैं कि ये इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, एसेट क्लास क्या रहता है और एसेट क्या रहता है। तो दोस्तों, हमने हमारे पहले वाले एपिसोड में यानी एपिसोड 1 में ये जरूर देखा कि जो सेविंग रहती है, ये सेविंग इज नथिंग बट हमारे इनकम का वो पोर्शन जो मुझे आज खर्च नहीं करना है मगर वो फ्यूचर में जरूर खर्चा करना है। तो इसका ही मतलब आज का वो करंट पोर्शन ऑफ इनकम जो मुझे फ्यूचर में खर्चा करना है, स्पेंड करना है, तो ये इसके बीच में का जो समय है, जो ड्यूरेशन है, ये इतने ड्यूरेशन तक, उतने समय तक मुझे ये मेरा सेविंग कहीं ना कहीं तो भी रखना पड़ेगा। ये जो कहीं ना कहीं तो भी रखना है, इसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। तो अभी हमें सिंपल वर्ड में समझ में आ गया कि आज खर्चा ना करते हुए मुझे फ्यूचर में जब खर्चा करना है, तो जो सेविंग में आज मेरे इनकम में से बाजू में निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ, उसे उतने समय तक कहीं तो भी रखना पड़ेगा। तो ये कहीं तो भी रखना यानी इन्वेस्टमेंट। और हम इसको जहां पे रखेंगे उसे कहा जाता है एसेट। मगर रुकिए, एसेट हर हर चीज एसेट नहीं हो सकती। यदि हमें किसी को एसेट यदि कहना है, तो उसके पास दो में से एक स्वभाव तो भी उसका होना चाहिए। एक स्वभाव यानी क्या? एक स्वभाव ऐसा कि ये जो एसेट है, ये मेरे सेविंग की वैल्यू बढ़ा दे, या फिर ये जो एसेट है, ये मुझे एक प्रकार का इनकम जनरेट करके देने की ताकत रखे। या ये दोनों भी प्रॉपर्टीज या दोनों भी स्वभाव उसके रहेंगे, तो भी हम उसे एसेट कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है, हमने हमारी इन्वेस्टमेंट एसेट में करनी चाहिए। तो जनरली हम कहाँ कहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए संपत्ति तैयार करनी है। तो या फिर हम सिल्वर में कर सकते हैं। हम ट्रेडिशनली बैंक एफडीज में कर रहे हैं, उसके बाद में लैंड में कर रहे हैं, उसके बाद में रेंटल प्रॉपर्टी लेने में भी हमें इंटरेस्ट रहता है। या फिर हम इक्विटी में, शेयर मार्केट में, निफ्टी में, यहाँ कहीं पे भी, या सेंसेक्स में हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो गोल्ड, सिल्वर, बैंक एफडी, कंपनीज एफडी, या फिर लैंड, रेंटल प्रॉपर्टीज और सेंसेक्स या इक्विटी, ये सब एसेट है। और ये इनको ही एसेट क्लास कहा जाता है। जब सिमिलर एसेट एक ही ग्रुप में आ जाएगी, तो वो ग्रुप को एसेट क्लास कहेंगे। तो हमारे लिए एसेट और एसेट क्लास सेम ही है। तो ये गोल्ड, सिल्वर, बैंक एफडी, लैंड, रेंटल प्रॉपर्टी और सेंसेक्स यानी इक्विटी, ये सब हमारे लिए एसेट है। तो दोस्तों, अभी इसको और थोड़ा और अच्छे से इलेबरेट करके समझते हैं। हम बैंक का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वो हमें समझने के लिए काफी इजी पड़ेगा। जैसे मैं कुछ अमाउंट बैंक को देता हूँ, तो वो बैंक वो पैसे को इस्तेमाल करती है उसके खुद के काम के लिए। तो मैंने जब ये इस्तेमाल करने के लिए मेरा हार्ड अर्न मनी या मेरे इनकम का वो पोर्शन जो मुझे फ्यूचर में लगने वाला है खर्चा करने के लिए, तो उतने समय तक मैं यदि वो बैंक को देता हूँ, तो बैंक क्या कहती है, आपने मुझे ये पैसा यूज करने के लिए दिया, तो इसके बदले मैं आपको कोई मुबदला देती हूँ। अब ये जो मुबदला है, इसे ही कहा जाता है इंटरेस्ट। और इसे नापने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट रेट। अब इसको ही दूसरे वर्ड्स में समझते हैं कि सपोज मैंने ये कुछ पैसे लिए और वो बैंक में इन्वेस्ट किए, तो बैंक मुझे कुछ तो रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। वो पहले हम उसे इंटरेस्ट कहते थे, अभी वो हम उसको रिटर्न कहेंगे, क्योंकि उसने मुझे वो रिटर्न जनरेट करके दिया। और रिटर्न जनरेट करने के लिए जो मेजरमेंट का यूनिट है, वो है रेट ऑफ रिटर्न। अब दोस्तों, हमने देखा बैंक की एफडी हमारे लिए एसेट है। इसका मतलब हर एसेट क्लास
हमें कुछ ना कुछ तो भी रिटर्न जरूर जनरेट करके देता होगा, तभी तो हम उसे एसेट कह रहे हैं। तो दोस्तों ये आने वाले स्लाइड में हम ये समझेंगे, आने वाले स्लाइड में हम ये समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास ने हमें आज तक यानी गए 40 साल में क्या रेट ऑफ रिटर्न से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा के दिया है या क्या रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो पहला हमारा क्लास था गोल्ड। गोल्ड ने आज तक गए 40 साल का रिकॉर्ड अपने सामने है। ये 40 साल में 8.5% के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न से एप्रिसिएशन करवा के दिया है या रेट ऑफ रिटर्न ला के दिया है। उसी तरीके से सिल्वर ने भी 8.5 के आसपास रिटर्न ला के दिया है। और बैंक डिपॉजिट ने उसने भी करीब करीब 8.5 के आसपास रेट ऑफ रिटर्न ला के दिया है। उसके बाद में कंपनी डिपॉजिट ने 9.5% से रेट ऑफ रिटर्न दिया है। और उसी बेसिस पे, यही सब कैलकुलेशन के बेसिस पे सेंसेक्स ने या इक्विटी ने गए 40 साल में मुझे 15% रेट ऑफ रिटर्न से एप्रिसिएट करवा के दिया है। दोस्तों अलग अलग क्लास, डिफरेंट क्लास मुझे कैसे रिटर्न देता है, ये हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश ये स्लाइड में की। शायद आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात रह गई, जो हम रेंटल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। तो रेंटल प्रॉपर्टी का रिटर्न जानने के लिए हमें अगले स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ये जो रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है या समझा जाता है वो रेंटल यील्ड, ये यूनिट से नापा जाता है। तो ये रेंटल यील्ड आप देखेंगे, रेंट हुई प्रॉपर्टी ने मुझे क्या यील्ड ला के दिया, तो ये ऑल ओवर इंडिया का सीन आपके सामने है। आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 2.5% रेंटल यील्ड है। सबसे ज्यादा 4% गुजरात में, वडोदरा में आपको दिखेगा, मगर बाकी जगह सबका ये पूरा एवरेज निकालेंगे तो करीब करीब 2.5% के आसपास रेंटल यील्ड रहेगा। तो रेंटल प्रॉपर्टी भी मुझे क्या रिटर्न लाके दे रही, ये भी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो गया। इसके बाद में डिफरेंट एसेट क्लास का रेट ऑफ रिटर्न क्या है ये हमने जाना। इसके बाद में और कुछ वर्ड्स हम रेगुलर यूज करने वाले हैं। इसमें से कुछ वर्ड्स हमारे बहुत फेमिलियर है और कोई फेमिलियर नहीं है, तो उनके बीच का कोरिलेशन और ये वर्ड्स का हमारे लिए क्या मायना है इसको हम समझेंगे। एफडी, एफडी जो वर्ड हम यूज करते हैं तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज अ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट यानी क्या, मैंने एक तय की हुई रकम तय किए हुए समय तक मैंने बैंक को यूज करने के लिए दी और उसे यूज करने के लिए बोला, तो वो कहा जाता है एफडी, फिक्स तरीके से डिपॉजिट। एक बार मैंने फिक्स तरीके से डिपॉजिट किया उसे कहा जाता है एफडी। जनरली पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक से रिलेटेड ये वर्ड यूज होता है। और हम हमारे प्रेजेंटेशन में लमसम करके भी वर्ड यूज करने वाले हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट यानी क्या, एक साथ एक मुश्त मैं एक रकम इन्वेस्ट करता हूं। तो एफडी और लमसम इन्वेस्टमेंट करीब करीब लॉजिकली सेम है, उसको आप ऐसे तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। तो लमसम हमारे लिए कोई डिफरेंट वर्ड नहीं रहेगा। उसके बाद में आरडी, आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार एक रेगुलर इंटरवल पे, और डी बोले तो डिपॉजिट। आरडी ये वर्ड जनरली पोस्ट ऑफिस रिलेटेड एक्टिविटीज में यूज होता है और पोस्ट से रिलेटेड भी एक्टिविटीज में यूज होता है। तो ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है, रेगुलर इंटरवल पे डिपॉजिट करना यानी इन्वेस्ट करना। और एसआईपी करके एक वर्ड आप सुनेंगे, तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करने का प्लानिंग। तो आरडी एंड एसआईपी करीब करीब सेम है, सिर्फ उसका वो वर्ड्स का यूटिलाइजेशन या रेफरेंस दूसरा थोड़ा सा अलग अलग रहता है। तो इसलिए वो अलग दायरे में यूज होते हैं, मगर प्रिंसिपली और लॉजिकली सेम है। और सपोज आप हर महीने में आपके घर के गुल्लक में, बरनी में, यदि आप रेगुलर इंटरवल पे पैसा जमा करते हो, 20-20 रुपया हर दिन में जमा करते हो या 100 रुपया हर
महीने में जमा करते हो, वो भी एक तरीके की आरडी ही है, रिकरिंग डिपॉजिट ही है। इसलिए आरडी और एसआईपी बहुत अलग अलग वर्ड नहीं है। एसआईपी भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा नया वर्ड नहीं रहेगा। उसके बाद में एमआईएस। एमआईएस ये जनरली पोस्ट ऑफिस या बैंक से रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है मंथली इनकम स्कीम। इसमें क्या होता है, एक बार मैं एक अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं और उसके अगेंस्ट में हर महीने में रेगुलरली इन इनकम जनरेट करता हूं। और यदि मैंने आपको ये कहा मंथली रेगुलर इनकम प्लान, तो दोनों तो सेम ही होने चाहिए। यस, ये दो फ्रेजेस हम अलग अलग रेफरेंस से यूज करते हैं, मगर दोनों का मतलब सेम ही रहता है। उसके बाद में हम कंपाउंडिंग करके एक वर्ड यूज करने वाले हैं। तो ये कंपाउंडिंग जो वर्ड है ना, ये आप जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो 7 अजूबे है, 7 अजूबे होने के बाद जो 8वां अजूबा है, वो यानी कंपाउंडिंग। दोस्तों, ये कंपाउंडिंग इतना मैजिकल वर्ड है, इसके लिए हमने एक अलग एपिसोड रखा है। यदि वो मैं अलग एपिसोड नहीं रखता हूं तो कंपाउंडिंग वर्ड के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। इसलिए आप बने रहिए, कोई नए एक एपिसोड में हम कंपाउंडिंग के बारे में, कंपाउंडिंग के जादू के बारे में हम समझने वाले हैं। क्यों इसे 8वां अजूबा कहा जाता है, वो भी हम समझेंगे। तो ये सब अलग अलग वर्ड्स हमने समझने की कोशिश की। एक प्लेटफॉर्म पे आके हम इसको समझना चाहते हैं, ताकि हमारे आने वाले एपिसोड में जब ये वर्ड्स यूज हो जाएंगे, तब हमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे, ना ज्यादा उसके बारे में सोचना ना पड़े, क्योंकि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही व्यू से ये सब वर्ड्स को देखते रहेंगे या समझते रहेंगे। तो दोस्तों, दिस वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ एपिसोड 2, क्योंकि इसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इसमें कवर कर सकते थे, मगर यदि इसमें कवर करते थे तो वो टॉपिक के साथ इनजस्टिस हो जाता था। इसलिए हमने उसको सेपरेटली किया है। तो हमारा एपिसोड नंबर 3 आप जरूर जरूर देखिए। मेरा दावा है कि इसके बाद में जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में जब सोचेंगे तो हमारा एपिसोड नंबर 3 आपको काफी अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला है आपके डिसीजंस लेने के लिए। आपके सब डिसीजंस वेल इन्फॉर्म डिसीजन रहेंगे, ये हमारा वादा है, ये हमारा दावा है। इसलिए आप हमारा एपिसोड नंबर 3 बिल्कुल मिस मत करिए। तो ये एपिसोड नंबर 2 हो गया, यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।